नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि पीएफ क्या होता है, पीपीएफ क्या होता है, जीपीएफ क्या होता है, वीपीएफ क्या होता है और एनपीएस क्या होता है। आज हम बात करेंगे इन 5 चीज़ों के बारे में जिसका हमारे जीवन पे काफ़ी बड़ा रोल होता है। जो लोग या तो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, उनका इन पे क्या रोल होता है, क्या गवर्नमेंट पे करती है, क्या जो हमारे एम्प्लॉयर होता है वो पे करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि पीएफ के बारे में, और पीएफ के बारे में हम ये जानेंगे कि पीएफ का कैसे पेमेंट होता है, किन के लिए एप्लीकेबल होता है और कहाँ से ये होता है। तो पीएफ को हम लोग जानते हैं ईपीएफ, एम्प्लॉय पीएफ के बारे में के नाम से। जहाँ दोस्तों, पीएफ को हम जानते हैं एम्प्लॉय पीएफ के नाम से भी, और इसको हम लोग शॉर्ट में ईपीएफ बोलते हैं, लेकिन ईपीएफ को भी और शॉर्ट करके हम लोग पीएफ बोलते हैं। जी हाँ। अब ये जो एक्ट है ये 1952 में, ये जो एक्ट है 1952 में एस्टेब्लिश हुआ था। ये जो एक्ट है इसमें उन लोगों को, जो लोग नीचे स्तर के लोग हैं, जो काम करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी बिजनेस रोल में, जिसमें 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय होता है, जिसमें 20+ एम्प्लॉय होते हैं, वो जो एम्प्लॉयर होती है, जो एस्टेब्लिशमेंट होती है, उसके लिए एक स्पेशल कोड लेती है, जिसके अंदर में वो उस खाते में ये पैसा जमा करती है। और ये जो कोड है, हर एक एस्टेब्लिशमेंट का जो कोड है वो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो है वो कैसे एम्प्लॉय को इम्पैक्ट करता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो है, जो लोग काम करते हैं, बहुत जो गवर्नमेंट का एक कमेटी थी, 1952 में कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने रिपोर्ट दिया था कि ये गरीबों के लिए जो लोग काम करते हैं, वो लोग को जो पैसा आता है, वो लोग सारा पैसा जो है अपने खर्चे में ही उनका सारा पैसा खत्म हो जाता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, इनके लिए एक रूल लाया जाए। और 1952 में उन्होंने ये रूल लाया था जिसका नाम है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952। इस एक्ट के अंदर में गवर्नमेंट ने एम्प्लॉय के जो सैलरी है उसमें से कुछ पार्ट सेविंग करने का एक अनिवार्य रूल लाया, और सारे लोगों को ये अनिवार्य किया, एस्टेब्लिशमेंट के साथ में, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो फैक्ट्री है, जो बिजनेस है, उसके साथ में, कि दोनों मिल के थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन उस एम्प्लॉय के फेवर में डालेंगे, जो उनको काम आएगा रिटायरमेंट के टाइम पे, जब उनका एज 58 ईयर के ऊपर हो जाएगा तब काम आएगा, या फिर कभी कभी जो आपदा की स्थिति होगी उस समय वो निकाल सकते हैं, कोई बड़ी इलनेस होगी उस समय ये निकाल सकते हैं। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है कि यदि आपको इलनेस है तो कितना निकाल सकते हैं, कब निकाल सकते हैं, कितने वर्षों के बाद निकाल सकते हैं। उसके बाद यदि आप कि बच्चों की शादी है, यदि आप घर बनाना चाहते हैं, यदि आप कोई लैंड लेते हैं, यदि मैरिज है, तो कब और कितना निकाल सकते हैं, उसकी क्राइटेरिया है। उसका एक विस्तृत वीडियो हम बाद में आपको बताएंगे। तो आपको सिर्फ ये जानना है कि अभी की ईपीएफ पीएफ क्या होता है। तो दोस्तों, ईपीएफ या पीएफ ये जो है एम्प्लॉय को मिलता है। एम्प्लॉय या तो प्राइवेट सेक्टर का हो सकता है, या एम्प्लॉय जो है गवर्नमेंट सेक्टर का हो सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों सेक्टर के लोगों के लिए पीएफ एप्लीकेबल होता है। लेकिन आपको एक बार और बात और ध्यान रखनी है, ये उसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसी बिजनेस में, उसी टीम में और अप्लाई होती है जहाँ पे 20 या 20 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। तो अब आपको पता चल गया कि पीएफ क्या होता है। इसका जो रोल है वो लोगों को फैसिलिटेट करना है, लोगों को एक सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, कि जब लोग 58 के ये हो जाते हैं, जब उनके पास काम करने के लिए शक्ति नहीं होती है, उन्हें जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो ये जो अमाउंट है, थोड़ी सी जो भी अमाउंट वो मंथली बेसिस पे जमा करते हैं, तो वो उनको काम में आता है, उसका वो लोग यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि पीपीएफ क्या होता है। दोस्तों, अभी मैंने बात किया ईपीएफ के बारे में। जी हाँ, ईपीएफ के बारे में हमने बात किया कि जो लोग गवर्नमेंट में सर्विस करते हैं या जो लोग प्राइवेट में सर्विस करते हैं उनके लिए ईपीएफ है। लेकिन जो लोग कहीं नहीं काम करते हैं, जो लोग घर में हैं, जो लोग कुछ बिजनेस करते हैं, वो अकेले बिजनेस करते हैं, 2 के समूह में बिजनेस करते हैं, 3 लोगों के साथ बिजनेस करते हैं, 10 लोगों के साथ बिजनेस करते हैं, या कोई बिजनेसमैन है जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो खुद काम करता है, खुद कमाता है, खुद खाता है। बहुत सारे लोग हमारे देश में ऐसे हैं जिनका खुद का बिजनेस है, वो सिंगल ओनरशिप में काम करते हैं, उनको पीएफ का एप्लीकेबल नहीं होता, उनका कोई एम्प्लॉयर नहीं होता है, वो किसी के अंडर में नहीं काम करते हैं, तो उनका पीएफ डिडक्ट नहीं होता है, वो पीएफ और ईपीएफ का पार्ट नहीं होते हैं। तो ऐसे लोग जो चाहते हैं कि आगे वो भी, जो कर्मचारी किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, उनकी तरह वो भी कुछ पैसा जमा करें, तो फिर उनके लिए
गवर्नमेंट ने एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो स्कीम है वो 1968 में गवर्नमेंट ने इशू किया था, जिसके अंडर में वो लोग भी अपना पैसा जमा कर सकते हैं। ये 15 ईयर के लिए होता है। इसको जो विड्रॉ कर सकते हैं वो 15 ईयर के बाद विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ईपीएफ को विड्रॉ करने के लिए, कंप्लीट विड्रॉल के लिए हमें 58 ईयर क्रॉस करना पड़ता है। तो चलिए अब बात करते हैं इसमें कि पीपीएफ क्या है। तो पीपीएफ एक स्कीम है गवर्नमेंट का, जो कि 1968 में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या है एक लाया था इसको, इस स्कीम को। ये उन लोगों के लिए है जो लोग का पीएफ नहीं जमा होता है, जो लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं काम करते हैं, जो लोग किसी संस्था में नहीं काम करते हैं, जो लोग किसी फैक्ट्री में नहीं काम करते हैं, वो लोग भी इसमें पीपीएफ में पैसा जमा कर सकते हैं। अब देखिए, अब जो सबसे बड़ी बात यह है, जो बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या जो लोग एम्प्लॉई हैं और जो लोग बिजनेस करते हैं, जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, क्या दोनों जमा कर सकते हैं पीपीएफ में पैसा? तो जी हाँ, जो एम्प्लॉय हैं जिनका पीएफ ऑलरेडी डिडक्ट हो रहा है, वो भी चाहे तो पीपीएफ में पैसा जमा कर सकते हैं, वो भी पीपीएफ का अकाउंट खोल सकते हैं। तो अब सवाल ये होता है कि पीपीएफ का जो अकाउंट है कौन ओपन कर सकते हैं। तो उसमें आपने ये जाना कि पीपीएफ का अकाउंट जो है कोई भी एम्प्लॉय गवर्नमेंट में काम कर रहा हो, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा हो, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ की पीएफ में काम कर रहा हो, उसका ऑलरेडी पीएफ डिडक्ट होता है, वो भी पीपीएफ में अपना कंट्रीब्यूशन पे कर सकता है। और जो लोग कहीं काम नहीं कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, सेल्फ बिजनेस कर रहे हैं, वो लोग भी पीपीएफ में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। पीपीएफ में कंट्रीब्यूशन करने का हम आगे आपको बताएंगे, आगे वीडियो में क्या है, कितना जमा कर सकते हैं और क्या रूल रेगुलेशन होता है। तो अभी आपको ये जानना है कि पीपीएफ में कंट्रीब्यूशन दोनों तरह के लोग कर सकते हैं। इसका अकाउंट ओपनिंग के लिए कुछ नहीं होता है, आप किसी पोस्ट ऑफिस में जाके आप इसका अकाउंट डायरेक्ट खुलवा सकते हैं। कुछ की ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जो भी आपके बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं उसके साथ आप चले जाएं। उसके बाद पीपीएफ के लिए आप जो भी आपका बैंक है, जिस बैंक में आपका खाता है, वहाँ से भी कनेक्ट करके आप डायरेक्ट उस बैंक के थ्रू वहाँ पे भी पीपीएफ खोल सकते हैं। तो पीपीएफ खोलने का, अकाउंट खोलने का जो जगह है वो आप बैंक के थ्रू खोल सकते हैं या फिर आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू खोल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे की वीडियो में देखते हैं। अब दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जनरल पीएफ क्या होता है। तो दोस्तों, जनरल पीएफ में क्या होता है कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई जिसका कि पीएफ ऑलरेडी कंट्रीब्यूशन हो रहा है, वो पीएफ कंट्रीब्यूट कर रहा है। क्योंकि ये गवर्नमेंट का स्कीम है, इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। जब पीएफ सबमिट करते हैं तो इसमें जो है गवर्नमेंट इंटरेस्ट भी देती है, जो उनका पीएफ अमाउंट होता है। तो बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हम अपने भविष्य के लिए, अपने रिटायरमेंट की जो उनकी प्लानिंग होती है, उसमें वो चाहते हैं कि जो भी 12% उनका सैलरी है उसका, या 10% जो सैलरी का है उसके अलावा कुछ और इन्वेस्ट करें, ताकि उनका जो रिटायरमेंट हो वो और काफ़ी अच्छा हो। तो उसमें वो क्या कर सकते हैं, उसमें कुछ प्रोविज़न होता है जिसके अंडर में वो जो भी मिनिमम अमाउंट होता है उसके ऊपर में जो भी वो चाहते हैं, वो एक फिक्स्ड लिमिट तक, याद रखिए, जो भी मिनिमम अमाउंट जो 12% का या 10% का जो मिनिमम अमाउंट होता है, उसके ऊपर में फिक्स अमाउंट जो होता है, कुछ फिक्स अमाउंट वो एडिशनली डाल सकते हैं। उसको बोलते हैं जनरल पीएफ, जनरल प्रोविडेंट फंड। आपको याद हो गया, जनरल प्रोविडेंट फंड किसके लिए होता है? जनरल प्रोविडेंट फंड होता है गवर्नमेंट कर्मचारी के लिए, गवर्नमेंट सर्विस होल्डर के लिए, जो गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं। याद रखिए, यह प्राइवेट वालों के लिए नहीं होता है, ये सिर्फ गवर्नमेंट वालों के लिए होता है। तो गवर्नमेंट ऑफिस में जो काम करते हैं, जो गवर्नमेंट सरकारी नौकरी काम में हैं, वो लोग जिनका पीएफ डिडक्ट होता है, तो पीएफ के ऊपर यदि अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो पीएफ के ऊपर यदि कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड करना चाहते हैं, तो एक लिमिट तक, ऐसा नहीं कि सारा का सारा, एक लिमिट तक वो डाल सकते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं जनरल पीएफ, जनरल प्रोविडेंट फंड। अब हम जानते हैं, चलिए आगे देखते हैं कि जीपीएफ के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। कौन जो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, वो किन किन लोगों के लिए एप्लीकेबल होता है? देखिए, ये उन्हीं के लिए एप्लीकेबल होता है जिनका ऑलरेडी पीएफ डिडक्ट होता है। पहला पॉइंट अब ध्यान रखिएगा, ये उन्हीं के लिए होता है जिनका ऑलरेडी पीएफ डिडक्ट होता है।
उसके बाद क्या होता है, वो गवर्नमेंट कर्मचारी होने चाहिए, मतलब कि वो गवर्नमेंट सर्विस में होने चाहिए, प्राइवेट सर्विस वालों को ये एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद इसमें जो हम जमा करेंगे वो क्या है, कुछ परसेंटेज ही, जो हमारा बेसिक सैलरी होती है, जो बेसिक प्लस डीए होता है, उसका कुछ अमाउंट ही एक्स्ट्रा, लाइक उसी का 30% एक्स्ट्रा, 20% एक्स्ट्रा, 30%, कुछ ऐसा एक फिक्स गवर्नमेंट फिक्स करती है। अलग अलग रेगुलेशन के अनुसार अलग अलग जो इनके जो स्लैब्स हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो सर्टेन क्लासेस, आपको पता है क्लासेस और ग्रेड के अनुसार वो फिक्स करती है, उसके अनुसार वो मैक्सिमम इतना ही पैसा डाल सकते हैं, एक लिमिट है जो आप डाल सकते हैं। पीपीएफ बीपीएफ दोनों जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ईपीएफ और पीपीएफ दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रन होता है। तो इसके लिए तो इसके लिए हम लोग जीपीएफ में 2-3 क्राइटेरिया आपने देख लिया। पहला कि इसमें लिमिट ही, कुछ लिमिट ही अमाउंट ही डाल सकते हैं, सारा एम्प्लॉय नहीं डाल सकते हैं। एम्प्लॉय जो होते हैं गवर्नमेंट में, उसका कुछ क्लासेस होते हैं, कुछ ग्रेड होते हैं, वही इसमें कंट्रीब्यूशन बढ़ा सकते हैं, कंट्रीब्यूशन एक्स्ट्रा डाल सकते हैं इसके थ्रू, जीपीएफ के थ्रू। और जो है ये सिर्फ एम्प्लॉय प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर के लिए एप्लीकेबल होता है। तो हमें हमारी ऐसी आशा है कि आप जीपीएफ को अच्छे से जान गए होंगे। अब हम जानते हैं वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह गवर्नमेंट जॉब में जो लोग कंट्रीब्यूशन पे करते हैं, उसके बाद वो कुछ एडिशनल अपने रिटायरमेंट के लिए कुछ एडिशनल अमाउंट और सेविंग करना चाहते हैं उसमें, तो वो लोग क्या यूज करते हैं, जीपीएफ, जनरल पीएफ। उसी तरह यदि कोई प्राइवेट कर्मचारी, जो कोई प्राइवेट वर्कर हो और वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हो, तो वो लोग भी कुछ ज़्यादा अमाउंट अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान करना चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसी ज़रूरत पड़ जाए जिसके लिए प्लान कर सकते हैं, करना चाहते हैं, तो वो कैसे अमाउंट पे करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, वो लोग जो अमाउंट पे करेंगे उनके लिए भी वही क्राइटेरिया है कि सबसे पहले उनका पीएफ डिडक्ट होना चाहिए, मतलब कि उनका पीएफ जो है मंथली बेसिस पे डिडक्ट होना चाहिए। वही लोग अप्लाई कर सकते हैं वीपीएफ के बारे में। वॉलंटरी पीएफ प्रोविडेंट फंड, उसको वीपीएफ बोलते हैं, वीपीएफ के लिए एप्लीकेबल हैं। मतलब आपका हमारा यदि पीएफ डिडक्ट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में और हमें पता होता है पीएफ का, आज के डेट में सारे लोगों को पता है जिनका डिडक्ट हो रहा है, तो वो लोग ही वीपीएफ डिडक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, ये गवर्नमेंट के लिए एम्प्लॉय के लिए नहीं होता है, ये प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए होता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं जीपीएफ, और जो प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए होता है उसको हम लोग बोलते हैं वीपीएफ। अब बात ये आती है कि बीपीएफ में कितना बेनिफिट है। बीपीएफ लोग जो डालते हैं उसमें एक रूल कैटेगरी होती है, जो बहुत सारे कैटेगरीज हैं जो सर्विस सेक्टर में या फिर जो कॉर्पोरेट कल्चर में चलता है, उसमें कैटेगरी होती है। कैटेगरी को बोलते हैं हम लोग ट्रिपल ई। ट्रिपल ई का मतलब एग्जम्प्ट, एग्जम्प्ट एंड एग्जम्प्ट। अब एग्जम्प्ट इसमें कहाँ का एग्जम्पशन होता है, पहली बात है कि इसमें क्या होता है कि टैक्स में उनको जो भी पैसा वो बीपीएफ में डालते हैं, पीएफ में जो पैसा जा रहा है जो एडिशनल और बीपीएफ में डालते हैं वो भी एग्जम्प्ट होता है टैक्स के अंडर, एटीसी, मतलब उनको टैक्स में छूट मिल जाती है। वो टैक्स पैसा जो है एक लिमिट तक, 1.5 लाख का इसका लिमिट होता है मैक्सिमम, टोटल मिला के एटीसी के अंडर में जो भी होता है उसके अकॉर्डिंग जो है, उस पर हम सेपरेट वीडियो बना देंगे कि किस पे डिडक्शंस का एटीसी में क्या क्या काउंट होता है और कैसा टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें उनको पहला क्या होता है कि टैक्स से छूट मिल जाती है। दूसरा क्या होता है उनको कि इस पे जो भी इंटरेस्ट आता है, जो मैं आपको बताया था कि पीएफ पे गवर्नमेंट है जो इंटरेस्ट देती है, प्राइवेट सेक्टर वालों को भी और गवर्नमेंट सेक्टर वालों को, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा रन होता है, तो अच्छी खासी इसमें मिलती है। मैं आपको बताऊं, जहाँ तक मुझे याद है, 3-4-5 साल का एवरेज लें तो 8% के करीब इसमें ब्याज मिलता है, 8% के करीब। 8% के करीब कुछ महीने आपको कुछ क्वार्टर जो है या फिर ईयर जो है 7.6 मिला, कुछ में 8 मिला, कुछ में 8.6 मिला। तो इस तरह करके गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और ये इन्फॉर्मेशन आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी कि इस साल गवर्नमेंट ने क्या इस पर इंटरेस्ट दिया है, या इस क्वार्टर गवर्नमेंट ने क्या इंटरेस्ट दिया है। तो पीपीएफ पे भी इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं पीपीएफ के बारे में। तो ट्रिपल ई मीन्स एग्जम्प्ट, एग्जम्प्ट, एग्जम्प्ट। तो एग्जम्प्ट में पहला जो एग्जम्पशन होता है उनको क्या होता है कि एटीसी टैक्स में सेविंग हो जाती है। दूसरा है तो इंटरेस्ट भी मिलता है, इस पर इंटरेस्ट भी मिलता है, वही गवर्नमेंट के द्वारा बैंक से ज़्यादा ही मिलता है। और दूसरी बात है जब मैच्योर होता है, जब आप पैसा निकालते हैं उस समय भी टैक्स नहीं लगती है, इसीलिए इसको ट्रिपल ई कैटेगरी में रखा गया है। अब ये होता है कि हम कितना वीपीएफ डाल सकते हैं। मैं प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ, तो हमारा जो है वो पीएफ डिडक्शंस होता है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरा थोड़ा सा और पैसा जाए,
तो जो भी हमारी बेसिक सैलरी होती है, जो भी हमारी बेसिक सैलरी होती है, उसका 12% डिडक्शन जो है वो पीएफ में जाता है। अब 12% के ऊपर हम कितना और डाल सकते हैं, तो मैक्सिमम हम 88% ऑफ पीएफ जो बेसिक हमारा है उसका डाल सकते हैं। मतलब कि पीएफ का जो अमाउंट हम पे करते हैं अपने तरफ से, जो कंपनी डिडक्ट करती है हमारी सैलरी से, उसका 88% और मिला के 100%, मतलब जो हमारी बेसिक सैलरी है इक्वल टू पीएफ हम लोग मैक्सिमम पे कर सकते हैं। बेसिक सैलरी मैक्सिमम क्या हो सकता है, देखिए मतलब ये है कि जो हमारी बेसिक सैलरी है वो इक्वल टू हो सकती है पीएफ प्लस वीपीएफ। पीएफ 12% और बीपीएफ 88%, उसका मतलब 100%। मतलब आप दूसरे लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं, दूसरी तरह से ऐसे बोल सकते हैं कि जो भी बेसिक सैलरी है वो इक्वल टू पीएफ प्लस बीपीएफ हो सकता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया ये किस पे डिडक्ट होता है। कुछ लोगों के लिए जो इंटरनेशनल वर्कर होते हैं उनको ग्रॉस पे डिडक्ट होता है, जो इंडियन होते हैं नेपालीज भूटानीज को छोड़ करके उनका बेसिक पे डिपेंड करता है। बेसिक कहने का मतलब बेसिक प्लस डीए, आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेशनल पेंशन स्कीम की। नेशनल पेंशन स्कीम ही एक क्या है, एक पेंशन स्कीम है जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, लाया गया है, या और ये जो लाया गया है वो आपको 2004 में, ये जो स्कीम है 2004 में लाया गया था। जो भी लोग हैं वो कुछ पेंशन 58 ईयर रिटायरमेंट के बाद कुछ पेंशन चाहते हैं, जिसमें कुछ गवर्नमेंट भी इंटरेस्ट देती है, कुछ गवर्नमेंट भी जो अमाउंट जो हम लोग देते हैं वो गवर्नमेंट है भी कहीं इन्वेस्ट करती है और उसे अच्छा ज़्यादा रिटर्न देने की गारंटी देती है और ज़्यादा रिटर्न देने की कोशिश करती है। और ये जो पैसा है वो पेंशन के रूप में बाद में 58 ईयर्स के बाद एम्प्लॉय को मिलती है और ये एनपीएस होता है। तो अब एनपीएस में ये बात उठती है कि ये कौन कौन लोग कर सकते हैं। ये कोई भी लोग कर सकते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट एम्प्लॉय, या जो लोग कोई काम करते हैं नहीं करते हैं, नो वर्क या सिंगल प्रोप्राइटरशिप, या बिजनेस करते हैं, सारे लोग एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप जानेंगे एनपीएस कितने तरह का होता है, कैसे पेमेंट होती है इसकी और कौन। तो एनपीएस में सारे लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप भी लॉगिन कर सकते हैं, सिंपल आप एनपीएस के साइट पे चले जाए और वहाँ पे लॉगिन करके आप अपना क्रेडेंशियल बना ले कर सकते हैं। एम्प्लॉयर, बहुत सारे एम्प्लॉयर भी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, संस्था, वो भी एनपीएस में इन्वेस्ट करवाती है एम्प्लॉय से। जो लोग जिनका पीएफ कटता है, अब सवाल उठता है जिनका पीएफ कटता है, हाँ जी हाँ, तो मैं बात कर रहा था इसमें जिनका पीएफ डिडक्ट होता है, जो पीएफ में पैसे डालते हैं वो भी कर सकते हैं। जो लोग गवर्नमेंट हैं वो भी कर सकते हैं, प्राइवेट एम्प्लॉय हैं वो भी कर सकते हैं, जो लोग बिजनेसमैन हैं, जो लोग सिंगल प्रोप्राइटरशिप हैं, वो सारे लोग भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम ये जानेंगे कि ये कितने तरह का होता है और इसके कुछ क्राइटेरिया के बारे में जानेंगे कि मिनिमम अमाउंट क्या है और कब कितना जमा कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। तो अब हम बात करेंगे एनपीएस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एनपीएस के बारे में भी हमने बात किया, तो एनपीएस के बारे में चलिए अब हम बात करते हैं कि कितने तरह का एनपीएस होता है। तो एनपीएस दो तरह का जनरली होता है, एक होता है टीयर 1 एंड टीयर 2। सो टीयर 1 अकाउंट क्या होता है और अकाउंट टीयर 2 अकाउंट क्या होता है। तो अब हम लोग बात करते हैं दोनों अकाउंट में क्या डिफरेंस है, कौन कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसका क्राइटेरिया है। तो दोस्तों सबसे पहली बात कि इसके लिए एलिजिबल कौन है। इसके लिए एलिजिबल कोई भी इंडियन जिसका एज 18 से 65 के बीच में है वो अकाउंट नंबर 1 के लिए एलिजिबल है। और अकाउंट नंबर 2 के लिए जो ये क्राइटेरिया है हमारा 65 ईयर्स का, वो नहीं है, कोई भी इसमें कर सकता है, कोई सिटीजन इंडिया का इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। दूसरा है कि जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, जब हम अप्लाई करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं या किसी की मदद के द्वारा आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो इसमें हमें जो है मिनिमम 500 रुपीज़ की ज़रूरत होती है और अकाउंट 2 में हमें 1000 रुपये की ज़रूरत होती है। अब आगे बताएंगे हम आपको कि दोनों में और क्या क्या डिफरेंसेस है, तो उसको 1 बाय 1 हम लोग कैप्चर कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। तो पहला आपने देख लिया, पहले में 18 से 65 साल के बीच में कोई भी खुलवा सकता है। दूसरे अकाउंट के लिए जो सिर्फ इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए, वो 18 ईयर प्लस जो भी है उसमें खुलवा सकते हैं। दूसरा जो है इसमें मिनिमम 500 की जरूरत पड़ती है, इसमें मिनिमम 1000 रुपये की जरूरत पड़ती है। जब आप अकाउंट ओपन करते हैं उस समय आपको इतना डालना होता है। उसके बाद क्या होता है कि एनुअल चार्जेस, एनुअल जो कंट्रीब्यूशन जो मिनिमम रिक्वायर्ड होता है, इसमें आपको एक साल में 1000 मिनिमम डालना ही होगा। आप चाहे एक बार में डाल दें, 2 बार में डाल दें, लेकिन आपको डालना होगा। इसमें
मैंडेटरी नहीं है। मतलब इस साल आप नहीं डालें, अगले साल 2 लाख रुपए डाल दें, 50,000 डाल दें, 30,000 डाल दें, 10,000 डाल दें, 20,000 डाल दें, 2 साल बाद नहीं डालें, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। लेकिन इसमें आपको 1 साल में मिनिमम 1,000 रुपये डालना है। यदि आप नहीं डाल रहे हैं तो आपका अकाउंट है जो सीज हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। फिर से आपको जो बैंक्स हैं उनके थ्रू या फिर जहाँ भी आपने इन्वेस्ट किया, एनपीएस का जो अकाउंट खुलवाया है उसके थ्रू बात करके फिर से आपको उसको रीओपन करना पड़ेगा। उसके बाद आप उसमें कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं है कि आपका पैसा है जो डूब जाएगा। ये गवर्नमेंट की स्कीम है तो आपका पैसा उसमें रहेगा ही रहे। चलिए अब बात करते हैं अगला की। इसका जो है जो एटीसी का जो इनकम टैक्स होता है उसमें इसका बेनिफिट मिलता है। मतलब आप बेनिफिट ले सकते हैं इसके अंदर में, जो भी पैसा उसमें डालते हैं वो आप एग्जम्प्ट कर सकते हैं जब आप टैक्स फाइलिंग करते हैं। तो इसमें क्या है, इस तरह की कोई बात नहीं है, टैक्स में आपको कोई एग्जम्पशन नहीं मिलता है। उसके बाद जो टीयर 1 अकाउंट होता है उसमें क्या होता है कि जैसे 1,50,000 जो हमारा एटीसी का जो हमारा जो लिमिट होता है, उसके अलावा 50,000 रुपये का एडिशनल आपको बेनिफिट मिलता है। मतलब आप पीएफ, वीपीएफ और सारी चीज़ों मिला के या फिर एनपीएस भी मिला के आपका 1,50,000 रुपये हो जाता है। आप टैक्स में उसका बेनिफिट ले लेते हैं। उसके बाद भी 50,000 और आप ले सकते हैं। मतलब यदि आप टीयर 1 अकाउंट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 2 लाख तक का एग्जम्पशन आपको मिल जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से जब आप टैक्स फाइल करेंगे तो। लेकिन टीयर 2 में आपको कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। 18 ईयर 65 ईयर के बीच में होना चाहिए। इसमें कोई एज की लिमिट नहीं है। 18 से सिर्फ ज़्यादा होना चाहिए। इसमें 500 रुपये मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। इसमें 1,000 रुपये की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। इसमें क्या है, साल में आपको 1,000 मिनिमम पे करना ही करना होता है। नहीं पे करेंगे तो आप अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर से अकाउंट है जो रीओपन करना पड़ेगा। इसमें मैंडेटरी नहीं है, जब भी हम मन चाहे पे करें, जब भी मन चाहे ना पे करें, साल 2 साल 5 साल पे करें ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस अकाउंट में ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं है। इसमें क्या है, एटीसी के अंडर में आता है जिसमें आपको 1,50,000 रुपये का इंस्क्रिप्शन मिल जाता है टैक्स फाइल करने के टाइम पे। उसके अलावा भी 50,000 का और मतलब कि आप 2 लाख रुपये एटीसी के अंडर में आप एटीसी प्लस एनपीएस का जो 50,000 रुपये होता है उसके अंडर में आप फाइल कर सकते हैं। और उस सेक्शन का नाम होता है ATCC-D1B। एटीसी याद रखिए, ATCC-D1B। उसके थ्रू जो है, इस सेक्शन के थ्रू जो है आपको 50,000 का एक्स्ट्रा एग्जम्पशन मिल जाता है टैक्स फाइलिंग करने में के टाइम पे। इसमें टैक्स का कोई बेनिफिट नहीं होता है। यहाँ दोस्तों अब हम जानते हैं इसके आगे और क्या बेनिफिट मिलता है और क्या डिफरेंस है। यहाँ तो इसको जो विड्रॉ होता है उसमें क्या है कि जो विड्रॉल का जो रूल है, उसमें विड्रॉल का जो रूल है जब हम इसमें देखेंगे तो इसमें, चलिए मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दिया हूँ, अब अच्छे से जानते हैं इसमें। तो जो इसमें है आपका क्या है कि पहला 3 साल आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। टीयर 1 की बात मैं बोल रहा हूँ, देखिए टीयर 1 की बात मैं बोल रहा हूँ। जो टीयर 1 की बात मैं बोल रहा हूँ वो क्या बोल रहा हूँ, पहला 3 साल आप विड्रॉ कर पाएंगे इसमें। उसके बाद आप विड्रॉ कर सकते हैं कितना, 25% ऑफ द वैल्यू। इसकी कुछ क्राइटेरिया है कि किस किस स्पेसिफिक पर्पस के लिए, कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए, कुछ चुनिंदा जो उद्देश्य है उसके लिए आप विड्रॉ कर सकते हैं। कितना, 25%, जितना अमाउंट आपने जमा किया आज तक। पहली बात, 3 साल के पहले विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, 25% ही आप विड्रॉ कर सकते हैं, वो भी कुछ रीजन के लिए। कुछ रीजन है वो बाद में हम किसी वीडियो में बात करेंगे, आपको डिस्क्राइब करेंगे कि क्या क्या रीजन है, कब कब हम पैसे से विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है मैक्सिमम 25%। उसके बाद जब आपका एज 60 ईयर्स का हो जाएगा तब आप जो भी आपके अकाउंट में अमाउंट है वो 60% ही उसका विड्रॉ कर सकते हैं। बाकी 40% का क्या होगा, बाकी 40% का आपको एन्युटी खरीदनी पड़ेगी। एन्युटी मतलब कुछ लाइफ पॉलिसी होती है या फिर कुछ गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स होते हैं जिसमें आपको लाइफ प्रोटेक्शन स्पेशल स्कीम मिलती है, वो आपको उसका खरीदना पड़ेगा। मतलब इसमें आप 100% पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं टीयर 2 में। तो टीयर 2 में क्या है, विड्रॉ कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल है टोटली, एग्जिट का कोई रूल नहीं है, कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, जितना चाहे उतना विड्रॉ कर सकते हैं, पूरा का पूरा पहले ही निकाल लीजिए, कोई रूल रेगुलेशन टीयर 2 में नहीं है, क्योंकि टीयर 2 में टैक्स का भी एग्जेम्पशन इसलिए नहीं मिलता है। तो याद रखिएगा ये डिफरेंस बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपको जूम करके दिखाया हूँ। अब चलते हैं, जैसे जब हम इस पैसे को जमा करते हैं, जब हम पैसे को किसी फंड मैनेजर के थ्रू या फिर जो भी ऑनलाइन साइट के थ्रू हम लोग देते हैं, तो जो गवर्नमेंट है इस पैसे को डिफरेंट फंड मैनेजर को नियुक्त करती है, बहुत सारे बैंकों को देती है। आपका एसबीआई हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, यूटीआई हो गया, एचडीएफसी, तो एक फंड मैनेजर चूज करती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि जो भी आपको इस पे बेनिफिट देती है, जनरली गवर्नमेंट ऐसा बोलती है
कि आपको जो है 12% जो है रिटर्न ईयरली बेसिस पे आपको मिलेगा, ऐसा गवर्नमेंट बोलती है। गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारे जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो हमारे, इस पर मैं एक खास वीडियो बनाऊंगा आगे चल के, बहुत सारे हमारे सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे इक्विटी। इक्विटी आपको पता होगा, शेयर बाजार, मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। डेट फंड, इसमें एक डेट फंड भी होता है। आप शेयर मार्केट का थोड़ा सा नॉलेज रखते हैं तो, सॉरी इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, ये डेट फंड, DEAT, डेट फंड, ठीक है। डेट फंड होता है, उसमें इन्वेस्ट करती है। पहला इक्विटी में इन्वेस्ट करती है, उसके बाद बॉन्ड में, जो गवर्नमेंट बॉन्ड होता है उसमें इन्वेस्ट करती है। उसके बाद और क्या होता है, जो गोल्ड बॉन्ड होता है उसमें भी। तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है और बोलती है कि हम मिनिमम 12% आपको इसमें रिटर्न निकाल के देंगे ही। लेकिन आपको ध्यान, क्राइटेरिया इसमें ही, टीयर 1 में पैसा कैसे निकाल सकते हैं, टीयर 2 में पैसा कब कैसे निकाल सकते हैं, ये क्राइटेरिया आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो जो मैनेजर्स हैं दोनों अकाउंट के लिए कितना चार्ज करते हैं, 0.01% दोनों अकाउंट के लिए चार्ज करते हैं। आप कभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते होंगे तो उसमें भी देखते होंगे एग्जिट लॉट होता है, उसमें भी क्या होता है, उसमें भी एग्जिट लॉट होता है, उसमें भी आपको कुछ चार्जेस देनी पड़ती है ईयरली बेसिस पे। उसमें चार्जेस ज़्यादा होते हैं, चार्जेस बहुत कम है, जो कि फंड मैनेजर लेती है और आपके पैसे को इन्वेस्ट करती है। और मिनिमम 12% तक की गारंटी नहीं आप बोल सकते हैं, लेकिन कोशिश करती है गवर्नमेंट कि मिनिमम 12% तक आपको ईयरली इसमें बेनिफिट मिले और उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं इस स्कीम में पैसा डालने के बाद। दोनों क्राइटेरिया में, दोनों कैटेगरी में, टीयर 1 टीयर 2 में सेम ही होता है जो चार्ज करती है। इसमें जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप जैसे SBI का मैनेजर सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर UTI का, या फिर जो भी बैंक है, जो भी गवर्नमेंट ने असाइन किया है उसके मैनेजर को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो मैनेजर बदल भी सकते हैं। जैसे हमने रजिस्ट्रेशन किया, उसको 1 साल के बाद देखा कि HDFC का मैनेजर जो है हमारे अकाउंट में, उसका परफॉर्मेंस है जो अच्छा नहीं है, लो परफॉर्मेंस है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप अपना मैनेजर चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन ये मैनेजर हमेशा नहीं चेंज कर सकते, इसके लिए कुछ रूल एंड रेगुलेशंस है, आपको बाद में हम बताएंगे किसी वीडियो में कि क्या हम कैसे चेंज कर सकते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया। एनपीएस जो है गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या करती है, हमारे पैसे को शेयर मार्केट में, डेट फंड में, बॉन्ड में, गोल्ड बॉन्ड में, या अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट और सारे हैं उसमें गवर्नमेंट है जो हमारे पैसे को डालती है, हमारे पैसे को इंक्रीज कराती है। और जो शेयर मार्केट है उसके बारे में, यदि आप स्टूडेंट हैं, यदि आप काम करने वाले हैं तो थोड़ा थोड़ा पैसा आप शेयर मार्केट में डाल सकते हैं। हमारे बहुत सारे वीडियोज़ हैं जिसमें आपको बहुत सारे स्टॉक बताए गए हैं। यदि आपको इच्छा है, यदि आप थोड़ा थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा सेविंग करना चाहते हैं, लेकिन याद रखिए शेयर मार्केट में रिस्क बहुत होता है, इसलिए जो आप बहुत लंबे टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं उसमें आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपको लिंक दे दूंगा, और जाकर हमारा वीडियो देख सकते हैं। अकाउंट भी खुलवा सकते हैं यदि कुछ आपको डीमैट अकाउंट खोलना है, और कैसे प्रोसेस करते हैं सारी जानकारी आपको वहाँ मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कि कंट्रीब्यूशन हम कैसे पे कर सकते हैं। जहाँ दोस्तों ये हमारा कंट्रीब्यूशन था, देखिए प्राइवेट या गवर्नमेंट कोई भी हो तो उसमें आपका जो बेसिक प्लस डीए होगा उसका कितना परसेंटेज हम जो है डिडक्ट करते हैं, कितना परसेंटेज है जो हम पीएफ डिडक्ट करते हैं। तो आप जान लीजिए बेसिक क्या हुआ, गवर्नमेंट का रूल ऐसा है कि पहले क्या होता था कि बेसिक प्लस डीए पे डायरेक्ट डिडक्ट होता था। अब गवर्नमेंट ने रूल ला दिया है ऐसा कि आपका जो डिडक्शंस है वो डिडक्शंस 15,000 एक कैपिंग वैल्यू रखी गई है। जो बेसिक प्लस डीए जो भी है, जो भी एम्प्लॉयर चाहती है कि मिनिमम 15,000 पे दे, वो 15,000 पे दे सकती है। लेकिन कोई एम्प्लॉयर चाहता है कि इसके बेसिक प्लस डीए पे डायरेक्ट दे, जो पहले ही रूल था उस पर वो भी वो दे सकती है। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया, यदि कोई एम्प्लॉयर ऐसा चाहती है, क्योंकि इसमें पैसा बेसिक प्लस डीए, जिनकी सैलरी ज़्यादा होती है उनको ज़्यादा पैसा पीएफ में चला जाता है, पैसा वो ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं पीएफ में, तो उनके लिए क्या बोला कि उन लोगों के लिए जिनका बेसिक प्लस डीए 15,000 से ज़्यादा है, वो क्या है, मिनिमम 15,000 पे इन्वेस्ट कर सकते, उससे नहीं। सपोज आपका बेसिक 15,000 के ऊपर 20,000, 20, 30, 40, 50, 60, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख है, तो आप है जो मिनिमम 15,000 रुपये पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट उसमें कोई क्वेश्चन ना तो एम्प्लॉयर से ना एम्प्लॉय से पूछने जाएगी, और 15,000 बेसिक और डीए मान के उस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कैलकुलेशन का, जो हमारा परसेंटेज है वो सेम रहेगा, सिर्फ अमाउंट में वेरिएंस होगी। तो हम ये मानते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो ओनली 15,000 पे बेसिक प्लस डीए पे इंक्लूड करते हैं, ताकि पैसा कम पीएफ में जाए और लोग अपने जो सैलरी का जो पैसा है वो कहीं और यूटिलाइज कर सके, अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। इसलिए एम्प्लॉयर भी 15,000 पे इसको रिस्ट्रिक्ट करके देते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन। अब हम जानते हैं
कि डिडक्शन क्या होता है। तो डिडक्शन में आप ये देखेंगे 15,000 रुपये हमारी बेसिक सैलरी होती है, उसमें 12% का मतलब 1800 है जो हमारा पीएफ में जाता है, उसको बोलते हैं एम्प्लॉई पीएफ। याद रखिए उसको क्या बोलते हैं, एम्प्लॉई पीएफ। 12% जो 1800 होगा वो हमारा एम्प्लॉई पीएफ में जाता है। उसके बाद क्या होता है कि इसका जो हमारा 15,000 है उसका 3.67% 550 रुपये है वो भी जाता है एम्प्लॉयर पीएफ में, जो कि रेमिट होता है अंडर एम्प्लॉई पीएफ। याद रखिए वो नाम उसका होता है एम्प्लॉयर पीएफ, लेकिन वो रेमिट कहाँ होता है, वो सबमिट कहाँ पे होता है, वो सबमिट होता है ये जो है 550 रुपये सबमिट होता है अंडर एम्प्लॉई पीएफ में। उसके बाद 1250 जो हमारा पेंशन होता है, ये जो है पेंशन अमाउंट होता है। पेंशन अमाउंट के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन ये समझिए कि इसमें जो कंट्रीब्यूशन पे करते हैं उसमें आप ये समझिए जो बेसिक होता है उसका इधर हम जानते हैं एम्प्लॉई, ठीक है, इधर हम लिखते हैं एम्प्लॉयर। अब क्या है कि एम्प्लॉई का 12% का मतलब हो गया 1800, मतलब 12% जो है एम्प्लॉई के खाते में जाएगा। कुछ अकाउंट्स होते हैं, जब हम पीएफ रेमिट करते हैं तो कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ अकाउंट्स होते हैं, उस अकाउंट के थ्रू हम अपलोड करते हैं। ऐसा नहीं कि 1800 दिया और किसी एक बार अपलोड कर दिया, एक सेक्शन में बना के चला गया, ऐसा नहीं होता। उसमें कुछ अकाउंट्स होते हैं, जैसे आपका अकाउंट 1 होता है, अकाउंट 10 होता है, 2 होता है, 21 होता है, 22 होता है, अभी 22 जीरो है, इस तरह के कुछ अकाउंट्स होते हैं। अब हम इसमें बात करेंगे कि एम्प्लॉई का आपको पता है 12%, एम्प्लॉयर का भी 12% होता है, लेकिन ये 12% में क्या होता है 8.33%। 8.33% ये जो पेंशन हुआ ये, और 3.67% ये दो भाग में डिवाइड हो जाता है। दो भाग में ये जो है एम्प्लॉय के पीएफ में यहाँ पे चला जाता है 12% में, और ये जो है पेंशन के अमाउंट में चला जाता है। पेंशन एक डिफरेंट अकाउंट होता है गवर्नमेंट का, जिसके अंदर वो कंट्रीब्यूशन पे करते हैं, वहाँ ये चला जाता है। पेंशन यदि आपका जमा हो रहा है तो 10 साल के पहले आप निकाल सकते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन 9.6 ईयर 9.6 9.8 ईयर के अंडर में आप निकाल सकते हैं, आप यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ते हैं तो। यदि आप नहीं छोड़ते हैं तो उसके बाद ये पेंशन आपका सीज हो जाएगा और आप पेंशन अमाउंट नहीं निकाल सकते। ये आपको 58 ईयर्स के बाद ये जो है आपको पेंशन के रूप में आपको मिलेगा, लेकिन सर्टिफिकेट आप कभी किसी भी टाइम पे प्राप्त कर सकते हैं। तो जानते हैं कंट्रीब्यूशन के बारे में। तो कंट्रीब्यूशन जो बेसिक है उसका 12% जो होता है एम्प्लॉय के खाते में जाता है, एम्प्लॉय के एक अकाउंट नंबर 1 होता है उसके अकाउंट में जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो डिटेल्स जो हमारा होता है एम्प्लॉयर का 12%, उसमें क्या करता है 3.7% भी एम्प्लॉयर पीएफ बोलते हैं, लेकिन वो एम्प्लॉय के अकाउंट में जाता है। 8.33 जो है वो पेंशन अकाउंट में जाता है, ये डायरेक्ट डिपार्टमेंट को जाता है। इसके अलावा जो है गवर्नमेंट है कुछ और चार्जेज लेती है, वो सिर्फ एम्प्लॉयर से लेती है। एम्प्लॉयर से जो लेती है उसमें 0.5% ऑफ 15,000 वो जो है लेती है एडमिन चार्जेज, मीन्स जो पीएफ को मेंटेन करने का जो खर्चा आता है उसके नाम पे वो लेती है। ये रिफंडेबल नहीं होता है, ये एम्प्लॉयर पे करता है एज ए फी। पीएफ का जो मेंटेनेंस फी होता है उसके अकॉर्डिंग पे करता है। एक और चार्जेज लगता है ईडीएलआई, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस। ये एक तरह का इंश्योरेंस दिया जाता है, जो भी लोग पीएफ के अंडर में कवर होते हैं, यदि उनका डेथ हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी होता है, तो उन क्राइटेरिया में वो कुछ अमाउंट है जो पीएफ डिपार्टमेंट कुछ अमाउंट देती है, जो भी उनका एकोमोडेशन हुआ उसके अकॉर्डिंग, या फिर जो भी उनका पीएफ जो जमा हुआ है, जितना अमाउंट अभी तक उन्होंने सबमिट किया उसके अकॉर्डिंग एक अमाउंट तय करते हैं, और कुछ अमाउंट वो देते हैं, कुछ अमाउंट वो एम्प्लॉय को देते हैं एट द टाइम ऑफ डेथ, जब उनका डेथ हो जाता है। तो उसके लिए 75 रुपीज़ पर एम्प्लॉय। यदि उनका बेसिक 15,000 है तो भी, और बेसिक ज़्यादा भी है तो भी ये 15,000 पे डिडक्ट होगा, मतलब 75 ही डिडक्ट होगा। लेकिन अकाउंट नंबर 2 यदि बेसिक ज़्यादा है तो ये बढ़ जाएगा, ये 0.5% ऑफ द टोटल बेसिक होगा। लेकिन ईडीएलआई जो होगा 0.5% ऑफ द 15,000 ही होगा, चाहे वो कोई भी एम्प्लॉय हो, कितना भी बेसिक हो, 5 लाख भी बेसिक हो, तो उसका पीएफ का 5 लाख रुपये काट लीजिए आप, लेकिन ईडीएलआई इतना ही पे उसका डिडक्ट होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है पीएफ, क्या होता है बीपीएफ, क्या होता है एनपीएस। और इसके अकॉर्डिंग यदि आपको कोई क्वेरी हो, यदि आपको ट्रांसफ़र में, यदि आप पीएफ ट्रांसफ़र करते हैं और पीएफ ट्रांसफ़र करने में आपको पीएफ ट्रांसफ़र में कोई इशू होता है, या फिर इसके अलावा कुछ और यदि आप जानना चाहते हैं, पीएफ ट्रांसफ़र में कोई आप इशू होता है, आपको ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हैं, कोई इशू है, कुछ और जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, आप मुझसे सवाल पूछिए, मैं आपको कोशिश करूँगा, मैं आपकी जानकारी को, मैं आपको जो भी क्वेरी हो उसको मैं सॉल्व करूँ, मैं उसको रिप्लाई करूँ। थैंक यू, धन्यवाद हमारी वीडियो को वॉच करने के लिए।